अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शिवाजी नगर के एनसीपी उम्मीदवार और साबिक वजीर नवाब मलिक ने बीजेपी से कहा है कि वो उनके लिए इंतखाबी मुहिम ना चलाए। पार्टी ने कहा था कि वो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में उनके लिए मुहिम नहीं चलाएंगे। उन्होंने ये भी धमकी दी है कि वो उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एक ऐसे वक्त पे ये बयान दिया है जब बीजेपी कायदीन बशमुल डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के मुंबई यूनिट के सदर आशीष शेलर ने ये वाज़ेह कर दिया था कि पार्टी नवाब मलिक के लिए इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएगी। उन्होंने कहा था कि दाऊद और उनके साथ ताल्लुक रखने वाले के बारे में हमारी राय वाज़ेह है और उनका यानी नवाब मलिक का मामला भी वाज़ेह है। नवाब मलिक ने जो पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर के बाद अपनी मुहिम शुरू करने वाले थे, कहा कि मेरे लिए मुहिम ना चलाए, मैं इस पर इसरार नहीं कर सकता। मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूं। मैं इस बात पर इसरार नहीं करता कि वो लोग मेरा नाम दाऊद के साथ लेकर आए हैं। मैं ऐसे इल्जामात आयद करने वालों के खिलाफ अदालत जाऊंगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। ये तमाम बेबुनियाद है। मेरे खिलाफ आयद करदा इल्जामात में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने मजीद कहा है कि बाज अखबारात दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात के बारे में खबर शाये कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के 4 असेंबली हलकों में आने वाले ज़मनी इंतखाबात के लिए प्रशांत किशोर की निशान स्कूल बैग जिन और स्वराज पार्टी को किया है। पार्टी के रियासती तर्जुमान आला संजय कुमार ठाकुर ने ये बात बताई है। जन स्वराज पार्टी ने जो तमाम 4 नशिस्तों पर ज़मनी इंतखाबात में मुकाबला कर रही है, सुशील सिंह कशवाहा को रामगढ़, करण देवी को तरारी हल्के से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मोहम्मद अमजद को बेलागंज से और जितेंद्र पासवान को इमामगंज महफूज हल्के से उम्मीदवार बनाया गया है। ठाकुर ने अवाम से अपील की है कि वो स्कूल बैग के निशान को वोट देते हुए जन स्वराज पार्टी की तायद करे। उन्होंने चारों उम्मीदवारों के काबिल लिहाज कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा है कि ये इंतखाबी निशान पार्टी को राय दहिंदों से हम आहंग होने में मदद करेगा और उनकी उमंगों और तरक्की की अलामत बनेगा, जैसा कि स्कूल बैग का ताल्लुक तालीम और तरक्की से है। उन्होंने कहा है कि जिन स्वराज पार्टी को स्कूल बैग का निशान मिलने के साथ ही ठाकुर इसे किशोर के विजन से मुस्बित और हम आहंग वाकई के तौर पर देखते हैं। 4 हलकों की ज़मनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी, जबकि नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। बेल्जियम के एक पैराग्लाइडर की मौत के बाद एक दिन बाद यानी हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक और पैराग्लाइडर की पहाड़ी से टकराने के बाद मौत वाक़ई हो गई है। जाबहक का ताल्लुक जमहूरिया चेक से बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में बेड बिल्डिंग में 2 नवंबर से शुरू होने वाले पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 से कबल हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के अंदर 2 पैराग्लाइडर की मौत के वाक़यात सामने आए हैं। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त डेटा मसूर कवा 43 साल के तौर पर की गई है, जो मनाली में के करीब पहाड़ी से टकराकर जा बहक हो गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तेज हवाओं के बाद ग्लाइडर से उनका कंट्रोल खत्म हो गया। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इतलात के मुताबिक मसूर कवा पिछले 6 सालों से पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर अविनाश नेगी ने कहा है कि हादसात के पेश नजर हादसात के मकामात को निशानजद करने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर खुसूसी टावर्स निस्ब करने की तजवीज़ पर गौर किया गया है। वर्ल्ड कप 2 से 9 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें 50 ममालिक के 130 पैराग्लाइडर्स शिरकत करेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश असेंबली के ज़मनी इंतखाबात में तमाम 9 सीटों को जीतने के लिए कारकुनान को जी जान से लग जाने की अपील की है। उन्होंने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा है कि ज़मनी इंतखाबात में सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करना है और ये जीत आप कारकुनों के बल पर ही मिलेगी, इसलिए सब लोग मुत्तहिद हो जाए। यादव ने इस बात पर जोर दिया है कि जिन जिन असेंबली सीटों पर इलेक्शन हो रहे उन इलाकों के कारकुनान अपने अपने लीडर, रिश्तेदारों और नजदीकी अफराद से समाजवादी पार्टी की हिमायत में वोटिंग की अपील करे और इस बात का भरोसा भी ले कि समाजवादी पार्टी की जीत में उन्हीं का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा है कि हाल के लोग और लोकसभा इंतखाबात में कारकुनान की मेहनत का नतीजा ये था कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल की थी।
قابل ذکر ہے کہ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے دیوالی کی رات لکھنؤ سے سیفی پہنچنے کے بعد سے سب سے پہلے پارٹی کے نیشنل سیکرٹری پروفیسر رام گوپال یادو کی رہائش پہنچ کر دیوالی کے تہوار پر آشیرواد لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے کارکنان کو متحد کر کام کرنا ہوگا اور لوگوں کو باور کرانا ہوگا کہ سماجوادی پارٹی کی جیت ہی عوام کی بھلائی ہے۔ اکھلیش یادو نے کارکنوں کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ محنت کرے اور اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دے تاکہ سماجوادی پارٹی کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 139ویں یوم پیدائش پر گجرات میں منعقدہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک ایک انتخاب کا منصوبہ جلد ہی حقیقت بننے والا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ نہ صرف ملک کے جمہوری ڈھانچے کو مضبوط کرے گا بلکہ وسائل کی بچت میں بھی ممکن ہوگا۔ مودی کے بیان پر کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے فوری ردعمل دیا اور کہا کہ یہ منصوبہ حقیقت میں عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ کانگریس صدر کھڑگے نے کہا اس طرح کے منصوبے کو نافذ کرنا صرف بیان بازی تک محدود رہ سکتا ہے کیونکہ یہ موجودہ جمہوری ڈھانچے کے لیے عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم واقعی اس منصوبے کو لاگو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے پارلیمنٹ میں بل پیش کر کے سب کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ اس منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی جا سکے۔ ایک ایسے سیکولر سول کوڈ کی طرف بڑھ رہی ہے جو تمام شہریوں کے لیے یکساں قوانین کو یقینی بنائے گا۔ مودی نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جموں کشمیر میں اس دفعہ کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ بغیر کسی امتیاز کے انتخابات کا انعقاد مکمل ہوا ہے۔ اس تقریب میں پی ایم مودی نے نکسلزم کو بھی ایک بڑی خطرناک بیماری قرار دیتے ہوئے حکومت نے جڑ سے ختم کرنے کے اقدامات کیے ہیں۔ ان کے مطابق پچھلے 10 سالوں میں نکسلزم کے خلاف بے مثال کامیابی حاصل کی گئی ہے اور آج ہندوستان میں امن اور ترقی کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہندوستان اور نیپال کے درمیان ایک ریڈ کوریڈور تھا لیکن اب ملک میں نکسلزم دم توڑ گیا ہے۔ ہندوستان کے آئین بنانے والے بابا صاحب امبیڈکر کے پوتے اور لوک سبھا کے سابق رکن پرکاش امبیڈکر کو سینے میں درد کی شکایت کے بعد جمعرات کو پونے کے ایک اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع نے اطلاع دی ہے پرکاش امبیڈکر وانچیت بہوجن اگھاڑی کے بانی صدر اور بالا صاحب امبیڈکر کے نام سے مشہور 2 بار اکولا سے لوک سبھا کے رکن اور 1 بار راجیہ سبھا کے رکن رہ چکے ہیں۔ وی بی اے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پرکاش امبیڈکر دل میں خون کے جمنے کی وجہ سے آئی سی یو میں داخل کرائے گئے ہیں۔ ان کی حالت مستحکم ہے اور انجیوگرافی کی گئی ہے۔ وی بی اے نے کہا ہے کہ امبیڈکر خاندان اس وقت کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا اور سبھی سے درخواست کی ہے کہ وہ خاندان کی رازداری کی درخواست کا احترام کرے۔ وی بی اے نے کہا ہے کہ بالا صاحب اگلے 3 سے 5 دن تک ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں گے۔ اس دوران پارٹی کے ریاستی صدر ریکھا تائی ٹھاکر الیکشن کوآرڈینیشن کمیٹی، منشور کمیٹی اور میڈیا اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی مدد سے اگلے چند دنوں تک پارٹی کی مہم کی قیادت ضرور کرے گی۔ ایک وقت بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے کافی قریبی رہے رام چندر پرساد سنگھ عرف آر سی پی سنگھ نے اپنی نئی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں بی جے پی سے الگ ہونے کے بعد اپنی سیاسی پارٹی بنانے کی بات کہی تھی۔ آر سی پی سنگھ نے دیوالی کے موقع پر اپنی پارٹی کے نام آپ سب کی آواز اسے لوگوں کو واقف کرواتے ہوئے 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات میں زور آزمائی کا بھی اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ سب کے آواز کے سہارے آئندہ اسمبلی آستہ انتخابات کی جنگ کے میدان میں اترنے جا رہی ہے۔ ابھی 140 لوگوں نے انتخابات لڑنے کی بات کہی ہے، یہ تعداد آگے اور بڑھ سکتی ہے۔ آر سی پی سنگھ نے بتایا ہے کہ پارٹی کا پرچم مستطیل نما اور 3 رنگوں کا ہوگا۔ سب سے اوپر ہرا رنگ ہوگا، بیچ میں پیلا اور سب سے نیچے نیلا رنگ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو پیلا رنگ ہے اسی میں جب الیکشن کمیشن ہمیں نشان دے گا تو وہ بیچ میں پارٹی کا نام کالے رنگ میں درج ہوگا اور ہماری پارٹی کا آئین دیگر پارٹیوں کے آئین سے مختلف ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی آئین کے تحت حلف لینا پڑتا ہے، جو آئین کی بنیادی روح ہے۔ ملک کے اتحاد و سالمیت سب کو آگے آنا چاہیے۔ 2025 کا جو انتخابات ہوگا اس میں ہمارے جو ساتھی مضبوطی سے لڑنا چاہتے ہیں وہ انتخابات لڑ سکتے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران سابق آئی اے ایس آفیسر آر سی پی سنگھ نے بہار کے وزیر اعلیٰ کے شراب بندی منصوبے کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کے کھانے پینے پر آپ روک نہیں لگا سکتے۔ ہم لوگ شراب روکنے کے لیے عوامی بیداری کا پروگرام کریں گے۔ شراب پابندی سے حکومت کو کئی ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کی فلسطین، لبنان اور ایران کے خلاف جنگ سے پورے خطے میں سراسیمگا ماحول ہے۔ اب تک جنگ بندی کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور لڑائی دن بدن مزید شدت اختیار کرتی گئی ہے۔
इस दरमियान सऊदी अरब ने अब एक नई कोशिश की है। उसने फलस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल पर दबाव बनाने के लिए रियाद में एक नए आलमी अजीम इत्तेहाद की पहली मीटिंग की मेज़बानी की है। उन्होंने कहा है कि फलस्तीनी लोगों को उनकी ज़मीन से बेदखल करने के मकसद से वहाँ कत्ल आम किया गया है, जैसे सऊदी अरब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। रियाद की मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहुंचे सफीरों ने कहा है कि मीटिंग में फलस्तीनी पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की इंसानी पहुंच और दो रियासती हल को आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। गुज़िश्ता एक साल में जब से इसराइल ने गजा पर हमले शुरू किए हैं, तब से गजा जंग ने दो रियासती हल के प्रचार को भी फिर से जिंदा कर दिया है। इसके तहत इसराइल और फलस्तीन दोनों रियासत एक साथ अमन में रह सकते हैं। हालांकि माहिरीन का कहना है कि यह हदफ पहले से ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की इंतहाई दाएं बाजू की इसराइली हुकूमत फलस्तीन को रियासत का दर्जा देने के सख्त खिलाफ है। इसकी कोशिश है कि टू स्टेट पॉलिसी के तहत फलस्तीन मसले का हल निकाला जाए और इसराइल पर आलमी दबाव डालकर गजा में जंग बंदी कर दी जाए। गुज़िश्ता कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि रूस यूक्रेन जंग में शुमाली कोरियाई फौजियों को रूस की तरफ से उतार दिया गया है। हालांकि उन इल्जामात की मास्को की तरफ से तरदीद की गई है, लेकिन अब इस सिलसिले में अमेरिका ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन को नाम को लेकर वार्निंग भी दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि रूस के साथ यूक्रेन में लड़ने के लिए जाने वाले शुमाली कोरियाई फौजी लाशों के बैग में वापस जाएंगे। अमेरिका के नायब सफीर रॉबर्ट वुड ने सलामती कौंसिल को बताया है कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के फौजी रूस की हिमायत में यूक्रेन में दाखिल होते हैं तो वो यकीनी तौर पर बॉडी बैग में लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि इसलिए मैं शुमाली कोरिया रहनुमा किम जोंग को सलाह देता हूं कि वो इस तरह की लापरवाह और खतरनाक कदम उठाने से पहले 100 बार सोच ले। इस दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफीर ने बुध को सवाल किया है कि जब मगरबी ममालिक खुले तौर पर यूक्रेन का साथ देते हैं और मदद करते हैं, तो शुमाली कोरिया जैसे उनके साथ इत्तेहादी यूक्रेन के खिलाफ जंग में मास्को की मदद क्यों नहीं कर सकता। इस मौके पर वासली निंजया को सलामती कौंसिल की मीटिंग और रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, बरतानिया, जनूबी कोरिया और यूक्रेन और दीगर से तीखी बहस का भी सामना करना पड़ा है। सफीर जोंग हवांग ने कहा है कि जारहियत के किसी भी अमल की हिमायत करना जो पूरी तरह से नाकाम है। दूसरी तरफ अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने बुध को कहा है कि तकरीबन 10,000 शुमाली कोरियाई फौजी पहले से ही मशरिकी रूस में थे। इसके अलावा गौरतलब है कि अगर शुमाली कोरियाई फौजी यूक्रेन में दाखिल होते हैं तो ऐसा पहली मर्तबा होगा जब इस जंग में किसी तीसरे मुल्क की एंट्री होगी। रूस ने इस साल यानी 2024 के आगाज से अब तक यूरोपीय यूनियन से 1,26,000 टन शराब दरआमद की है, जो गुज़िश्ता 20 सालों में शराब की दरआमद की सबसे कम सतह है। स्पुतनिक ने बुध को ये इत्तला यूरोपीय शुमारियात के दफ्तर यूरोस्टेट के डेटा की बुनियाद पर दी है। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने रवा साल के पहले 8 महीनों में रूस को 1,25,700 टन शराब बरामद की, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 25% कम है। दरआमदात 2004 के बाद से कम है, जब रूसी कंपनियों ने 87,000 टन शराब दरामद की थी। जनवरी तक अगस्त में रूसी मार्केट में सबसे ऊपर 5 बड़े शराब सप्लाई करने वाले इटली यानी 94,000, लिथुआनिया 18,000 टन, लेटविया 14,000 टन, पोलैंड 13,000 टन और पुर्तगाल 10,500 टन थे। पिछले साल रूसी हुकूमत ने गैर दोस्त ममालिक से शराब बरामद ड्यूटी 1.25% से बढ़ाकर 20% कर दी है। मजीद बरा अगस्त के शुरू में हुकूमत ने ड्यूटी को मजीद बढ़ाकर 25% कर दिया है। हिंदुस्तानी रेलवे ने इस साल दिवाली और छठ के त्यौहार के मौके पर मुल्क के मशरकी हिस्से के तौर और इसके सफ़र करने वाले आम तबके के मुसाफिरों को बावकार इंसानी हालात में सफ़र फराहम करने के लिए पहली बार कई इक़दाम किए हैं, ताकि वो महफूज रह सके और आराम से मंजिल तक पहुँच सके। रेलवे के सरकारी ज़राए के मुताबिक इस साल आम क्लास के मुसाफिरों के लिए 7,296 खुसूसी ट्रेनें चलाने का मनसूबा बनाया गया है। ये ट्रेनें तलब के लिहाज से 30 नवंबर तक चलाई जाएगी। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल 2023 में खुसूसी ट्रेनों की तादाद 4,500 के करीब थी, जबकि इस साल 2014 से पहले ये तादाद 1,000 के लगभग थी। ज़राए के मुताबिक इस साल के त्यौहार के मौसम में तकरीबन 1 करोड़ लोग रोजाना मशरकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की तरफ सफर करते हैं, जिनमें से 22 से 23 लाख रिजर्व में सफर करते हैं, जबकि बाकी गैर महफूज आम ज़मरे के गरीब मुसाफिर होते हैं। ज़राए ने बताया है कि रेलवे ने दारुल हुकूमत के इलाके नई दिल्ली, आनंद विहार वगैरह जैसे स्टेशन पर कम अज कम एक होल्डिंग एरिया बनाया है।
اس میں عام کلاسز کے مسافروں کو روکا جاتا ہے، ان کے کھانے اور پانی کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ ٹرین کے پلیٹ فارم پر پہنچنے اور پاٹھک کھلنے کے بعد ہی انہیں اسٹیشن کے اندر لایا جاتا ہے اور ٹرین کے مسافروں کی گنجائش کے مطابق جتنے مسافر ٹرین میں سوار ہو سکتے ہیں پلیٹ فارم پر لایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹرین کے پاٹھک بند کر کے بعد ٹرین کو روانہ کیا جاتا ہے اور باقی مسافروں کو دوسری ٹرین میں سوار کروایا جاتا ہے۔ یہی نہیں، ریلوے حکام اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ اگر مسافر بیت الخلاء میں پائے گئے تو ٹرین کو چلنے نہیں دیا جائے گا، مسافروں کے ٹوائلٹ خالی کرنے کے بعد ہی ٹرین شروع کرنے کا اشارہ دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ نیشنل انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔